आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे इस विकट परिस्थिति में भी अपने घरों में सुरक्षित हैं। बच्चों, आज की इस हिंदी ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में हम ज्ञान सागर पाठ 4 कविता दोपहरी का कविता पाठ करते हुए उसकी व्याख्या समझेंगे और रेखांकित किए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझकर लिखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कविता का शीर्षक है दोपहरी। सबसे पहले हम दोपहरी का अर्थ समझेंगे। दोपहरी का शाब्दिक अर्थ है दो पहरों का समाहार या मध्याह्न। मध्याह्न का समय, मध्य का समय, दिन के 12 बजे का समय जो होता है उसको हम कहते हैं मध्याह्न। तो इस कविता की जो कवित्री हैं वो हिंदी साहित्य की विख्यात कवित्री शकुंत माथुर जी हैं। इनका नाम साहित्य में कहीं शकुंतला तो कहीं शकुंत के रूप में प्रयोग हुआ है। इनका जन्म 20 मार्च 1922 को और मृत्यु 12 सितंबर 2004 को हुई थी। कवित्री शकुंत माथुर की व्यंग्यात्मक रचना दोपहरी में उनकी सामाजिक प्रतिक्रिया एवं वातावरण की कठोरता के भाव मुखरित हो उठे हैं। इस कविता में कवित्री ने दोपहर के समय की भीषण गर्मी से प्रकृति, पशु पक्षियों एवं बेबस ग्रामीण तथा अमीर व्यक्तियों के घरों के पालतू कुत्तों की सुविधाओं का वर्णन करते हुए एक ग्रामीण की दयनीय दशा का मार्मिक, सजीव एवं चित्रात्मक दृश्य अंकित किया है। इस रोचक दृश्य को अंकित करते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरह गर्मी की उस दोपहर में एक ग्रामीण मजबूर होकर सड़क पर चल रहा है और प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं पर उस दोपहर की गर्मी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार ये दोपहरी कविता एक रोचक और भावों से पूर्ण, अनुभूतिपूर्ण कविता है। इस कविता में कवित्री के जो भाव हैं वो व्यक्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रकरण है उसको देखेंगे बेटा। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी, छाह जली थी पेड़ों की भी पत्ते झुलस रहे थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के ज्यों अवतार। अब विराम है तो यहाँ तक हम प्रकरण को लेंगे, गर्मी से लेकर अवतार तक। अब सबसे पहले हम बेटा इन के कठिन शब्दों को देखेंगे। गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, दोपहरी, मध्याह्न का समय मैंने आपको बताया, दोपहर का समय, तपे हुए, तपे मतलब गर्मी से तपे हुए, गर्म हुए, नभ का मतलब आकाश, काली सड़कें तारकोल की, जो तारकोल जिन सड़कों पर बिछा है जिससे वो बनी है वो कैसी जल रही हैं, अंगारे सी, जो अंगारे होते हैं आग के उनकी तरह वो गर्म हुई हैं, छाह का मतलब है छांव, और पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे, झुलस का मतलब होता है जलना, नंगे नंगे, नंगे मतलब पत्तों से रहित, दीर्घ होता है लंबे, काय मतलब काया, शरीर उनका, कंकालों से, कंकालों का अर्थ है अस्थि पिंजर जो होता है स्केलेटन, जो अकाल के ज्यों अवतार, ऐसा लग रहा था मानो अकाल पड़ा हो चारों तरफ, उसका वो अवतार लेकर आए हूं। तो हम अब इसकी व्याख्या करेंगे। आपने ध्यानपूर्वक व्याख्या को समझना है कि ग्रीष्म ऋतु के वर्णन के समय का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि गर्मी की दोपहर में उस गर्मी से तपे हुए आकाश के नीचे जो काली सड़कें हैं, जो तारकोल की बनी हुई सड़कें हैं, वो उस गर्मी से, उस सूर्य की धूप से इतनी तप चुकी हैं कि ऐसा लगता है मानो वो अंगारों की एक अंगीठी हो। जो पेड़ों की छाया है वो भी उस समय कैसी लग रही है, मानो वो जल गई, अर्थात पेड़ों के नीचे भी छाया का अनुभव न होकर गर्मी का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन पेड़ों के पत्ते जो हैं गर्मी से झुलस गए हैं, अर्थात जल गए हैं। नंगे नंगे दीर्घकाय, अब वो पत्ते जो हैं वो झुलसने के कारण क्या हो गए, गिर रहे हैं वृक्षों से, तो जो वृक्ष हैं वो पत्तों से रहित हो गए हैं। तो कैसे लग रहे हैं, मानो लंबे शरीर वाले कोई नंगे जो वृक्ष हैं वो खड़े हैं, पत्तों से रहित वृक्ष खड़े हैं, कंकालों से वृक्ष खड़े थे, वो कंकालों की तरह, अस्थि पिंजर की तरह लग रहे हैं, मानो उन पर न छाल है और न ही पत्ते हैं। हो अकाल के जो अवतार, मानो वो अकाल का अवतार लेकर आए हों। जिस तरह अकाल के समय में स्थिति होती है वैसी उस ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति की वो स्थिति बनी हुई है। अगला पद्यांश हम लेंगे। एक अकेला तांगा था दूरी पर,
कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम ज्यों बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा वो तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। तो यहाँ विराम है, पूर्ण विराम तक हम इस प्रकरण को लेंगे 1 से लेकर। केवल सड़क पर, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि उस सड़क पर, जो तारकोल की जो गर्म सड़क है, उस पर एक अकेला तांगा कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा है। कोचवान, कोचवान कौन होता है बेटा? जो घोड़े को, घोड़ा गाड़ी को चलाता है, उसका जो चालक है उसको क्या कहा जाता है? कोचवान। उसने एक काली सी चाबुक, आप देख रहे हैं चित्र में भी, उसने अपने हाथ में पकड़ रखी है और उससे वो घोड़े को मार रहा है, जिसके कारण घोड़ा क्या कर रहा है? उस चाबुक से मार खाने के कारण वो मजबूर होकर आगे की तरफ रास्ते पर बढ़ रहा है। घूम घूम ज्यों बल खाती थी सर्प सरीखी। बल खाती टेढ़ी मेढ़ी, सर्प सांप के समान, सरीखी मतलब के समान। सांप के समान जो बल खाती हुई टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, उन पर उस चाबुक के डर से वो घोड़ा क्या कर रहा है? मजबूर होकर आगे बढ़ रहा है। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। बेदर्दी से मतलब कोई दया नहीं दिखा रहा है वो जो कोचवान है। जब घोड़ा नहीं चलता है तो वो चाबुक मारकर उसको, उसकी जो दुबली कमजोर पीठ है उस पर वो उस समय चाबुक को मार रहा है, जब वो सूर्य की उस गर्मी से क्या हो गई है? बहुत गर्म हो गई है, और जिसके कारण उसको चोट अधिक लग रही है। भाग रहा वो तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। एक तरफ उसकी गर्म पीठ पर चाबुक पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसके पांव के नीचे की जो सड़क है वो भी कैसी है? तारकोल जो है वो गर्मी के कारण क्या हो गया है? ज्यादा जल रहा है, गर्म हो गया है। तो ऐसा लग रहा है मानो वो सड़कें भी अंगीठी की तरह हो, जली हुई, एक अंगीठी के रूप में उसको बताया गया है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, इसमें दोनों की तुलना की गई है कि किस तरह जैसे एक जलती हुई अंगीठी से हमें तपिश मिलती है, वही तपिश, वही गर्मी उसको, घोड़े को कहाँ से मिल रही है? उस सड़क से मिल रही है। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, और हमें एक ग्रामीण भी दिख रहा है इस तस्वीर में, इस चित्र में, कि एक ग्रामीण जो है वो धरे होता है, धारण करना रखे हुए, वो अपने कंधे पर एक लाठी के सहारे एक गठड़ी को उसने रखा है। अब वो गठड़ी कैसी है? उसकी सुख दुख की मोटी सी गठड़ी, जिसमें उसके सुख दुख के भाव मिले, अर्थात वो कहीं कुछ काम करने के लिए जा रहा है। दुखी है वो ग्रामीण, मजबूर है इस समय इस गर्मी में भी काम करने के लिए पीठ पर भारी। वो गठरी जो है उस डंडे पर लटकी हुई, वो हमें कैसी दिख रही है? बहुत भारी सी गठरी दिख रही है, और वो बेबस है ग्रामीण उसको उठाने के लिए। जूते फटे हुए जिनसे थी झांक रही गांव की आत्मा। उसके जूते जो हैं उस चित्र में हमें फटे हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जो ग्रामीण है उसके जूते भी फटे हुए हैं, उसकी गरीबी को दिखा रहे हैं। जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो कोई ग्रामीण है, गांव का रहने वाला, एक गरीब किसान है, एक मजदूर है, जो इस भरी दोपहर की गर्मी में भी काम करने के लिए विवश है। जिंदा रहने के कठिन जतन में, जतन मतलब कोशिश, पांव बढ़ाए आगे जाता। जिंदा रहने की इस कठिन कोशिश में वो निरंतर अपने पांव को आगे बढ़ा रहा है, अर्थात वो काम करने के लिए विवश है, इसलिए वो रुकता नहीं है इस कठिन दोपहरी में भी, और अपनी आजीविका कमाने के लिए निरंतर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो तीसरा प्रकरण हमारा यहाँ खत्म होता है। अब जो चौथा प्रकरण हम शुरू करेंगे बच्चों, वो करेंगे हम घर की खपरेलों के नीचे। अब जो घर है, उस घर में, घर जो गांव की छतें हैं वो कैसी बनी होती हैं? घास फूस की बनी होती हैं, तो खपरेल बोलते हैं घास फूस से बनी हुई छतों को। घर के खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। उस गर्मी का प्रभाव उन चिड़ियों पर भी दिखाई दे रहा है, जो क्या कर रही है? जो घर की खपरेल है, घास फूस है, वो ठंडी है उस समय, उसके नीचे छिप रही है, वो अपने आप को छिपा रही है, और अपनी दो चार चिड़िया जो हैं वो अपनी चोंच को खोलकर इधर उधर छिपने का स्थान ढूंढ रही है। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से किससे बच रही हैं बच्चों? जो आंगन में कड़ी धूप है, कड़ी का मतलब बहुत तेज धूप है, उससे वो अपने आप को बचा रही हैं। और
कहाँ बचा रही हैं जाकर? जो खपरेल है उसके नीचे छिपकर। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की टंकी में। अब तुलना की है, यहाँ कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है लेखक यहाँ कवित्री ने हमारी, कि जो बड़े घरों के कुत्ते हैं, श्वान बोलते हैं कुत्तों को, जो पालतू कुत्ते हैं, उनको इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं कि वो बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और जो इंसान है, जो गरीब है, वो विवश है सड़क पर निकलने के लिए। नैन मूंद कर लेट गए थे। आप देख रहे हैं एक टब में एक श्वान, एक कुत्ता जो है वो आराम कर रहा है, ठंडक ले रहा है, चित्र में जो हमें दिखाया गया है। और जो गाय है वो ऐसी जगह पे जहां छाया से रहित वृक्ष है उसके नीचे है। नैन मूंद कर लेट गए थे, वो अपनी आंखों को बंद करके आराम कर रहे हैं उस टब में। उनको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। इतनी अधिक भयंकर गर्मी है कि उसमें कोई भी संध्या के समय तक, सांझ के शाम का जो समय है, जब तक सूरज ढलता नहीं है तब तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। क्या करने के लिए? थप्पड़ खाने गर्म हवा के। अब इसको संज्ञा दी है गर्मी की उस चोट को कवित्री ने यहाँ, कि ऐसा लगता है मानो गर्म हवा के थपेड़े हमें थप्पड़ पड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति मजबूरी में ही है बाहर निकलता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस गर्मी के थप्पड़ खाने के लिए अपने घर से दोपहरी में बाहर नहीं निकलता है। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सोने रंग की चादर। अब संध्या के समय का वर्णन करते हुए शकुंत माथुर जो हमारी कवित्री हैं, वो कहती है कि शाम के समय में भी गर्मी का प्रभाव रहता है। इसलिए उस संध्या के समय में भी जो चहल पहल होती है लोगों की, सड़कों पर आना जाना जो है, वो भी एक मायूसी को, एक सोनेपन की चादर को मानो ओढ़े हुए दिखाई देती है, क्योंकि उस समय भी बहुत कम लोग हमें सड़कों पर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जब तक मौसम से वो गर्मी का प्रभाव कम नहीं होता। गर्मी के मौसम में कवित्री शकुंत माथुर कहती हैं कि गर्मी के उस मौसम में जब बहुत अधिक प्रचंड गर्मी होती है दोपहर के समय, तो उस समय कोई भी व्यक्ति उस दोपहरी में घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। पर जो गरीब मजदूर है और घोड़ा है जिसको कोचवान मजबूर होकर चला रहा है, उनको मजबूर होकर निकलना ही पड़ता है इस गर्मी के थपेड़ों को खाने के लिए। तो इस गर्मी का अनुभव हम में से बहुत कम ने किया होगा बच्चों, क्योंकि 12 बजे की उस दोपहरी के समय का जो अनुभव है वो वही व्यक्ति कर पाता है जो मजबूरी में निकलता है। तो इस गर्मी के प्रचंड अनुभव को हम कविता के माध्यम से क्या कर सकते हैं? सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और एक कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में जब हम गर्मी के मौसम में स्कूल से घर की तरफ आते हैं तो उस समय का वातावरण भी कितना गर्म होता है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारी छुट्टी के समय इतनी अधिक गर्मी होती है तो 12 बजे के समय की वो दोपहर की गर्मी कितनी अधिक प्रचंड होती होगी। इस तरह हम अनुभव कर सकते हैं मजबूरी में काम करने वाले उन ग्रामीण व्यक्तियों का, उन पशुओं का जो उस समय सड़कों पर रहने के लिए विवश होते हैं। सभी बच्चों ने जो रेखांकित शब्द हैं इनके अर्थ लिखने हैं बेटा, कठिन शब्दों के जो किताब में दिए गए हैं और जो मैंने आपको कविता में समझाए हैं। सभी ने इस व्याख्या को समझना है। पुनः आपको बता रही हूँ कि ये व्याख्या परीक्षा में नहीं आती है। इस व्याख्या को हम इसलिए करते हैं ताकि हम कविता को अच्छी तरह से समझ सकें और अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न उत्तर हमें दिए जाते हैं उन प्रश्न उत्तरों को और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हम आसानी से कर पाएं। इसलिए सभी बच्चों ने क्या करना है? सिर्फ इस व्याख्या को समझना है और इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को समझकर शब्दों के साथ साथ उनके अर्थों को अपनी कॉपी पर सुलेख रूप में लिखना है। सभी बच्चे इसी तरह से अपने कार्य को पूरा करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।